अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने आप लोगों के साथ एक रिसर्च पेपर शेयर किया है दैट इज रिलेटेड टू स्केलेबल ऑर्केस्ट्रेशन, जो हमने लास्ट टाइम कोर्स में पढ़ा था। ऑर्केस्ट्रेशन यूजिंग कुबरनेटीज में क्या है, कैसे ऑर्केस्ट्रेशन काम करती है, कुबरनेटीज का आर्किटेक्चर क्या है, कुबरनेटीज कैसे ऑर्केस्ट्रेशन के अंदर रोल प्ले करता है, और कुबरनेटीज का प्लेटफॉर्म कैसे वर्क करता है इस पूरे पार्ट के अंदर। देन लास्ट टाइम थोड़े से मैंने उसके अंदर चैलेंजेस बताए थे कि कुबरनेटीज का जो ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर है उसके अंदर चैलेंजेस क्या होते हैं। सर्च पेपर आपके साथ शेयर किया था ताकि आप लोग उसको पढ़ लें, और मैंने यही कहा था कि क्लास थर्सडे वाली क्लास से पहले आपने वो पेपर पढ़ के आना है। तो आई होप आप में से काफ़ी लोगों ने उस पेपर को स्टडी कर लिया होगा। वो पेपर क्या है, कैसे स्केलेबल और प्रोसेसिंग की तरफ जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर जी। तो ऑर्केस्ट्रेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? बिकॉज हमारे पास हमने रिसोर्सेज को, मल्टीपल रिसोर्सेज को मैनेज करना होता है। देन स्केलेबिलिटी की क्यों ज़रूरत पड़ती है? स्केलेबिलिटी की ऑर्केस्ट्रेशन के अंदर से ज़रूरत पड़ती है बिकॉज हमारे पास अगर एक मॉडल हो तो हम स्केलेबिलिटी को एड्रेस करते हैं कि सर्विस लेवल स्केलेबिलिटी या फिर क्लाइंट लेवल स्केलेबिलिटी, तो वहाँ पर रेप्लिकास बना लेते हैं, राइट। जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था कि हम डिफाइन करते हैं कुबरनेटीज के अंदर YAML फाइल से कि किस तरह से नंबर ऑफ रेप्लिका सेट बनना चाहिए। अलबत्ता अगर हमारे पास मल्टीपल या मैनी मॉडल्स हों तो फिर आपका जो ऑर्केस्ट्रेशन वाला पार्ट है वो कैसे हैंडल करेगा इस सारे अरे को, क्योंकि अब आपके पास एक पाइपलाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी या आपके पास एक मॉडल एग्जीक्यूट नहीं होगा, मैनेज करना होगा आपको मैनी मॉडल्स को। तो उस सूरत में इस पेपर ने आइडेंटिफाई किए हैं कुछ डिप्लॉयमेंट के इश्यूज जो कि कुबरनेटीज का जो ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर है उसके अंदर अकर होते हैं। तो आप में से कोई बता सकता है वो कौन से डिप्लॉयमेंट के इश्यूज इसने आइडेंटिफाई किए हैं इस पेपर के अंदर, पेपर नंबर 5 के अंदर? वो कौन से हैं? एनीवन फ्रॉम द क्लास? जी, एनीवन फ्रॉम द क्लास आइडेंटिफाई करके बता सकते हैं कौन से वो इसने इश्यूज हाईलाइट किए हैं इस पेपर के अंदर? सर आपने पेपर नंबर 2 और 3 का नहीं बोला था पढ़ के आने का, एंड जी, आपने पेपर बोला था नंबर कि 2। जी जी बिल्कुल, पेपर पेपर नंबर 5 आप 2 क्लास में डिस्कस करेंगे। वो मैं क्लास में डिस्कस करूंगा, मगर आपने साथ इसलिए शेयर किया था कि वो आप थोड़ा सा स्टडी कर लें उसको। 2 और 3 तो आपने देखना ही था, देखना। सर 2 और 3 पढ़ा है, 5 नहीं पढ़ा। ओके, सर चलें बेसिकली जी। डिप्लॉयमेंट फ्रिक्शन वेलोसिटी का प्रॉब्लम होता है जहाँ पे हम मैनुअली चीज़ें डिप्लॉय करते हैं तो हम उन्हें मॉनिटर नहीं कर सकते। फिर मॉनिटर एंड ऑब्जर्वेशन गैप था, एंड पॉइंट्स के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स थे। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। ये वो इश्यूज हैं जो कि ट्रेडिशनल, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किए हैं। ये वो इश्यूज हैं कि जो हमारे पास कुबरनेटीज का जो ट्रेडिशनल डिप्लोमा आर्किटेक्चर है उसके अंदर ये अकर होते हैं। तो इन चैलेंजेस को अगर बात करें कैसे ओवरकम किया जाता है, चैलेंजेस कैसे हैं, क्योंकि हमारे पास जब एंड पॉइंट की हमने लास्ट टाइम बात की थी ना कि एंड पॉइंट्स किस तरह से हैं। जी जी तलहा। बिल्कुल, लास्ट टाइम बात की थी। जी तलहा, बता सकते हैं कौन से एंड पॉइंट्स हैं? सर बेसिकली हर एंड पॉइंट सेपरेटली डिप्लॉयड होता है तो इसकी वजह से उनके ऊपर मतलब अ, वो देखो, हमने लास्ट टाइम ये बात की थी कि एंड पॉइंट का मतलब ये है कि एक तो वो इंग्रेस वाला पार्ट, कि जब आपके पास वो रिक्वेस्ट आ रही है गेटवे के पास, एपीआई गेटवे के पास, तो उसको हैंडल कैसे करना है, वो एक एंट्री पॉइंट है। देन उसके बाद सर्विस का जो आर्किटेक्चर है, कौन सी सर्विस को एडमिट करना है, वो भी आपके पास एक्चुअल में एंड पॉइंट है। और इसी तरह जो एग्जिट पॉइंट है जहाँ पे आपकी पोर्ट एक्सपोज होती है यूजिंग कूप प्रॉक्सी वगैरह, तो वो भी आपके पास एंड पॉइंट है। और एक मॉडल के एटलीस्ट 3 एंड पॉइंट्स है, या अगर मिनिमाइज भी करें तो 2 एंड पॉइंट्स बन सकते हैं। तो ऐसे अगर ज़्यादा मॉडल्स होंगे तो आपके पास जो एंड पॉइंट्स होंगे वो भी काफ़ी ज़्यादा होंगे और आपका इंटीग्रेशन का बर्डन इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है। दूसरा ये बिल्कुल। कि हमारे पास देखो, हमने लेट सपोज मल्टीपल मॉडल्स, मल्टीपल वर्कर नोड्स हमने दिए हुए हैं कुबरनेटिस के आर्किटेक्चर के अंदर।
तो उस सूरत में हमने इन सारे कह लें कि मॉडल्स के जो मेट्रिसेस हैं, जो अपने परफॉर्मेंस मेजर्स वगैरह हैं, उनको आपस में भी तो कोरिलेट करना होगा कि लेट्स सपोज एक्यूरेसी ऑफ मॉडल 1 2 3 4 एंड 5 वो कैसे परफॉर्म हो रही है। ठीक है, तो वो कोरिलेट करना अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल्स या डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि हमारे पास ये क्लस्टर आर्किटेक्चर था कुबरनेटिस का, तो इसके अंदर परफॉर्मेंस को कोरिलेट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो मॉनिटरिंग के गैप्स है, और उसके अलावा हमारे पास ट्रैकिंग के इश्यूज आते हैं और रिसोर्स इनएफिशिएंसी के इशू आते हैं जो कि इस पेपर के अंदर आइडेंटिफाई किए। तो इन कुछ ये जो हमारे पास प्रीवियस स्लाइड पे जो 5 चैलेंजेस हैं, इनमें से कुछ चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए इन्होंने कुबरनेटिस के ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर में थोड़ी सी चेंजेस लेकर आए हैं। तो उन्होंने कुछ अपना सोल्यूशन प्रपोज किया है। वो सोल्यूशन कुछ इस तरह से है कि इन्होंने ये कहा है कि जो ऑर्केस्ट्रेशन वाला पार्ट है उसके लिए एक यूनिफाइड हब होगा बेस्ड ऑन कुबरनेटिस। और ये क्या करेगा, ये इस तरह से करेगा कि ऑर्केस्ट्रेशन वाले पार्ट को और मॉडल सर्विंग वाले पार्ट को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेगा। कि मॉडल सर्विंग जो होगी वो ऑर्केस्ट्रेशन का पार्ट नहीं होगी, वो थोड़ा डीकपल हो जाएगी, उससे थोड़ी सी आइसोलेटेड होगी। ताकि क्योंकि मॉडल सर्विंग का काम तो बाद में शुरू होगा, पहले आपके पास ट्रेनिंग और डिप्लॉयमेंट रेडी किया जाए, देन उसके बाद मॉडल सर्विंग की तरफ आएंगे। देन ये है प्रपोज ये कर रहे हैं कि जो एपीआई गेटवे होगा या जो एंड पॉइंट होंगे वो सिंगल एंड पॉइंट होंगे। तो इस सारे के लिए, सारे मॉडल्स के लिए, ठीक है, बेशक मल्टीपल मॉडल्स चल रहे हों, उन सब के लिए एंड पॉइंट यूनिफाइड होगा और एक ही एपीआई गेटवे होगी, उसी के जरिए इंटरेक्ट करेगा यूज क्लाइंट्स। मल्टीपल क्लाइंट्स उसी के जरिए इंटरेक्ट करेंगे, हर क्लाइंट के लिए अलग अलग एपीआई गेटवे नहीं बनेगा। तो इस वजह से हमारे पास स्केलेबिलिटी और हाई अवेलेबिलिटी को इंश्योर किया जा सकता है। इनके अगर आर्किटेक्चर की बात करें तो इसके अंदर 5 कंपोनेंट्स इन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं। पहला कंपोनेंट जो है वो एपीआई गेटवे। एपीआई गेटवे या जो इंग्रेस वाला पार्ट है वो एक सिंगल यूनिफाइड एंट्री पॉइंट होगा सारे कंज्यूमर्स के लिए। और इसका काम ये होगा कि आपके पास कंसर्न्स जैसे कि कनेक्शन की रिक्वेस्ट को अलाउ करना है, ऑथेंटिकेट करना है, देन उसके अलावा ऑर्केस्ट्रेटर वाला जो पार्ट था, कंट्रोलर मैनेजर उसके पास लेके जाना, राउटिंग ऑफ द सर्विसेज परफॉर्म करना कुबरनेटिस क्लस्टर के ऊपर, वो सारा कुछ काम इस एपीआई गेटवे कंपोनेंट का होगा। देन बात करते हैं सेकंड कंपोनेंट, दैट विल बी द ऑर्केस्ट्रेशन सर्विस। ये एक्चुअल में वो सेंट्रल कंपोनेंट है कि जो कि आपके पास स्टेटलेस माइक्रो सर्विस होगी, जिसके अंदर आप नो डाउट आप एक स्क्रिप्ट के जरिए बताएंगे कि ये एक्चुअल में कौन कौन सी सर्विसेज के ऊपर काम करेगा। स्टेटलेस इस वजह से कि एक सर्वरलेस आर्किटेक्चर की तरफ हम आ रहे हैं, नो डाउट माइक्रो सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर है। तो इसका काम ये होगा, ऑर्केस्ट्रेशन सर्विस का काम ये होगा कि जो रिक्वेस्ट आएंगी उनको रिसीव करके उनके ऊपर अगर मल्टीपल रिक्वेस्ट आ रही हैं तो उनको रिकॉग्नाइज करना, उनकी कैटेगराइजेशन वगैरह परफॉर्म करना। देन अगर सिमिलर रिक्वेस्ट हुई या सिमिलर कैटेगरी की रिक्वेस्ट हुई तो उनकी एग्रीगेशन परफॉर्म करना उन रिक्वेस्ट की, और उनको उनकी जो रिक्वायर्ड सर्विस है उस तक का एक रूट प्रोवाइड करना कि कैसे ये कौन सा इसको यूज़र या सॉरी कौन सा वर्कर नोड उसको एग्जीक्यूट करेगा। और सेकेंडली ये कि यहाँ पे ऑर्केस्ट्रेशन सर्विस के अंदर ही वो सारे रूल्स होंगे कि लोड को एडमिट कितने अमाउंट ऑफ लोड को आपने एडमिट करना है, देन एग्रीगेशन के रिजल्ट्स वगैरह, और आपके पास फाइनल रिस्पांस जो होगा वो भी ऑर्केस्ट्रेशन सर्विस की तरफ से होगा। ये रिक्वेस्ट भी इसी कंपोनेंट के ऊपर आएंगी सारे क्लाइंट्स की, और रिस्पांस भी इसी कंपोनेंट की तरफ से होगा। ठीक है, तो एक्चुअल में ये वो ऑर्केस्ट्रेशन सर्विस वाला पार्ट जो कंपोनेंट है वो एक्चुअल में स्केलेबिलिटी प्रोवाइड करेगा कुबरनेटिस के ऊपर। देन बात करते हैं थर्ड कंपोनेंट, दैट विल बी द मॉडल माइक्रो सर्विसेज। इस कंपोनेंट का काम ये है कि आपके पास जितनी भी इंडिपेंडेंट माइक्रो सर्विसेज हैं कुबरनेटिस के लिए, उन उनको पैकेज करना, डिप्लॉयमेंट वगैरह रेडी करना, उनकी इंटरनल एपीआई के ऊपर। देन उसके अलावा इस सर्विस का फोकस जो है वो मॉडल के आर्टिफैक्ट्स और परफॉर्मेंस इन्फ्लुएंस के ऊपर होता है। देन बात करते हैं फोर्थ कंपोनेंट जो कि इन्होंने इंट्रोड्यूस किया इस पेपर के अंदर, दैट इज द कुबरनेटिस प्लेटफॉर्म। इस कुबरनेटिस प्लेटफॉर्म का काम ये होगा कि ऑर्केस्ट्रेशन कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन को हैंडल करना। बाय द वे ऑर्केस्ट्रेशन था क्या, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्केस्ट्रेशन?
इन कुबरनेटिस लास्ट लेक्चर में जो हमने देखा था। जी, एनीवन फ्रॉम द क्लास बता सकते हैं कि ऑर्केस्ट्रेशन। जी तो जी बेसिकली क्या? एक प्लेटफॉर्म होता है जो हमें डिप्लॉयमेंट स्केलिंग और मैनेजमेंट के अंदर हेल्प करता है कंटेनराइज्ड वर्जन्स में। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली। एक्चुअल में ये मैनेज कर रहा होता है सारे रिसोर्सेज को, और इनको स्केड्यूल कैसे करना है इस पूरे कंटेनर एनवायरनमेंट के अंदर। तो तो ये जो फोर्थ कंपोनेंट है कुबरनेटिस प्लेटफॉर्म का, ये जो ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म है उससे थोड़ा सा डिफरेंट इस वजह से है बिकॉज यहाँ पे आपके पास इसने हैंडल भी करना है जी तलहा। सर आपने स्क्रीन शेयर की हुई है? जी मैंने आपके साथ स्क्रीन शेयर की। सर फॉर सम रीजन मुझे नजर नहीं आ रही, क्या बाकियों को नजर आ रही है? स्लाइड्स आप लोगों के पास शो हो रही हैं ये? यस, हो रही हैं। सर एक सेकंड पे मैं रीजॉइन करता हूँ। ओके। ओके, तो हमारे पास जो लास्ट कंपोनेंट है दैट इज ऑफ सपोर्टिंग सर्विस। हाँ जी तलहा शो हो रही है आपके पास? जी सर। ओके, तो जो लास्ट कंपोनेंट है उसका काम ज़्यादातर सपोर्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना, जैसे रेडिस की सर्विस है, डीबी की सर्विसेज हैं, या कुछ मॉडल की परफॉर्मेंस का कोई ऑब्जर्वेबिलिटी का स्टैक प्रोवाइड करना। तो ये लास्ट कंपोनेंट जो है वो एक सॉर्ट ऑफ ऑप्शनल कंपोनेंट होता है जो कि सपोर्टिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है। बाकी जैसे पिछले वाला प्लेटफॉर्म जैसा काम ज़्यादातर लोड बैलेंसिंग को परफॉर्म करना, सेल्फ हीलिंग कैसे होगी, देन ऑर्केस्ट्रेशन वाला पार्ट को हैंडल करना, वो सारा कुछ काम कुबरनेटिस के प्लेटफॉर्म का इटसेल्फ था। ये थोड़ा डिफरेंट इस वजह से है बिकॉज इस प्लेटफॉर्म के जो फीचर्स होंगे, कुबरनेटिस प्लेटफॉर्म का जो कंपोनेंट उसके फीचर ये होंगे कि आपके पास सारी सर्विसेज को मैनेज करना और उनको स्केल अप भी करना। तो देन अगर इन्होंने जो प्रपोज किया वर्कफ्लो, अगर उसकी बात करें तो कुछ इस तरह से होगा कि चलें वो मैं यहाँ पे डायग्राम है उसके जरिए आप लोग शो करवा देता हूँ। जैसे इस तरह से कि हमारे पास एक सिंगल एंट्री पॉइंट है और जो क्लाइंट की रिक्वेस्ट है वो ऐसे एंटर करेंगी। देन ये वो सिंगल एपीआई यूनिफाइड हब है कि जहाँ पे आपके पास ऑर्केस्ट्रेशन एनालाइज करेगा रिक्वेस्ट को। देन अगर मल्टीपल रिक्वेस्ट हैं और सेम कैटेगरी के हैं तो उनको एग्रीगेट करके कुबरनेटिस से क्लस्टर के पास भेज देगा। अगर डिफरेंट कैटेगरी से रिक्वेस्ट हैं तो उनको फिर उनकी कैटेगरी आइडेंटिफाई करके जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 कैटेगरी से रिक्वेस्ट हैं बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी जोन्स भी, तो फिर वो कुबरनेटिस से क्लस्टर के पास फॉरवर्ड होंगी। और देन इस क्लस्टर के पास आने के बाद फिर वो डायरेक्टली वर्कर नोड्स के पास आएंगी। वर्कर नोड एक्चुअल में उसके अंदर वो जो ऑर्केस्ट्रेशन वाला पार्ट, सॉरी जो यस ऑर्केस्ट्रेशन वाला पार्ट है उसको एग्जीक्यूट करना, उन सर्विसेज को उनकी हैंडल करना, रिक्वेस्ट वगैरह वो सारा कुछ करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे एक सिंगल एंट्री पॉइंट है, सिंगल एंड पॉइंट है, और देन उसी का जो रिस्पॉन्स आएगा वो भी इसी ऑर्केस्ट्रेशन हब से ही रिस्पॉन्स भी क्लाइंट के पास जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि आपके पास एक ही पोर्ट के ऊपर ये एंट्री और एग्जिट दोनों परफॉर्म। अच्छा, देन अगर इस आर्किटेक्चर की बात करें तो ये हमारे पास मल्टीपल पोर्ट्स के ऊपर रिडंडेंसी प्रोवाइड करता है। देन साथ साथ ये कि लोड बैलेंसिंग के लिए भी
काफ़ी बेटर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि आपके पास मल्टीपल जो रिक्वेस्ट हैं उनको कैसे हैंडल करना है, आज उनको एग्रीगेट करना है, एग्रीगेट करके प्रोसेस करना है, या उनको उनके अंदर लोड डिवीजन कैसे करनी है। दैन उसके अलावा अगर कोई पॉड फेल होता है तो उसको, क्योंकि उसके मल्टीपल रेप्लिकास होंगे और अक्रॉस द वर्कर नोड्स भी हो सकते हैं इस केस में, तो वो आपके पास ऑटोमेटिकली सेल्फ हील भी कर सकते हैं। दैन ये कि आपके पास एफिनिटी जोन्स या अवेलेबिलिटी जोन्स के ज़्यादा हैं तो ये ज़्यादा रेजिलियंस होता है, रेजिलियंट आर्किटेक्चर। दैन अगर इसके बेनिफिट्स की बात करें इन टर्म्स ऑफ एमएलऑप्स, तो ये जो स्केलेबल जो इन्होंने प्रपोज किया है, स्केलेबल ऑर्केस्ट्रेशन का इन्होंने प्रपोज किया है, वो आपके पास CI/CD पाइपलाइन के साथ ऑटोमेटिकली ऑटोमेटेड डिप्लॉयमेंट को इनेबल करता है। दैन इसके अलावा चूंकि एक सिंगल सर्विंग है तो दैट्स वाई हमारे पास सिंगल API इंटरफेस है, तो दैट्स वाई हमारे पास स्टैंडर्डाइज सर्विंग हो सकती है। दैन उसके अलावा ये कि आप लॉग्स को, मेट्रिसेस को इजीली विजुलाइज भी कर सकते हैं, और आपके जो एक्सपेरिमेंट होंगे वो कंट्रोल इन्वायरमेंट के अंदर। देन अगर इन्होंने जो इम्प्लीमेंटेशन की कंसिडरेशन को जो बताया कि इन्होंने कुछ अजम्पशंस की हैं और देर ऑर्केस्ट्रेशन वाले पार्ट को स्केलेबल बनाने के लिए, तो उन्होंने अज्यूम ये किया कि सिक्योरिटी की पॉलिसिंग गेटवे के ऊपर और कुबरनेटिस की नेटवर्क की पॉलिसिंग वो हमारे पास यूजर मैन वो अज्यूम की जा रही है, वो पहले से इम्प्लीमेंटेड होगी। दैन उसके अलावा ऑटोमेट पाइपलाइन फॉर टेस्टिंग और परफॉर्मेंस। देन अगर बात करें, कोई भी टेक्निक बेटर होती है, मगर ज़रूरी नहीं कि परफेक्ट हो, तो उसको प्रपोज करने के लिए कुछ ना कुछ रिसर्चर्स ने ट्रेड ऑफ्स किए होते हैं। कि ट्रेड ऑफ का मतलब ये है कि अगर एक चीज़ को इम्प्रूव कर रहे हैं तो किसी और चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो इस पेपर के अंदर कुछ ट्रेड ऑफ्स आइडेंटिफाई किए गए और कुछ रिस्क आइडेंटिफाई किए गए। रिस्क वो हैं कि जो अभी भी क्या है कि सॉर्ट ऑफ ऐसे इश्यूज हैं जो कि इसके इन्होंने जो प्रपोज किया आर्किटेक्चर्स के साथ अकर हो सकते हैं। तो आप में से कोई बता सकता है क्विकली कि इन्होंने क्या ट्रेड ऑफ परफॉर्म किया है और व्हाट आर द रिस्क जो कि इन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं। जी, एनीवन फ्रॉम द क्लास। तो इन्होंने कुछ जो रिस्क आइडेंटिफाई किए हैं वो ये है कि देखें, ऑर्केस्ट्रेशन वाले पार्ट को हमने ये कहा है कि वो यूनिफाइड, तो वो इट सेल्फ भी एक बॉटलनेक क्रिएट कर सकता है, बिकॉज वो एक सिंगल पॉइंट है। वो उसकी फेलियर प्लस उसने सारी रिक्वेस्ट को हैंडल करना है, तो वो आपके पास परफॉर्मेंस बॉटलनेक क्रिएट कर सकता है। सेकेंडली ये कि यहाँ पे जो सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है, बिकॉज आपके पास जो डिबगिंग है वो भी एक डिस्ट्रीब्यूट फंक्शन के अंदर होगी। देन उसके अलावा जो एरर्स हैं, लेट्स सपोज अगर इंग्रेस के वक्त ही कोई एरर आपने अलाउ कर दिया तो वो फिर पूरे इस ऑर्केस्ट्रेशन हब के ऊपर इजीली स्प्रेड हो सकता है। तो और सेकेंडली ये कि इस प्लेटफॉर्म को एग्जीक्यूट करने के लिए डेवऑप्स या MLOps की काफ़ी अच्छी एक्सपर्टीज चाहिए होगी, अदरवाइज नहीं एग्जीक्यूट कर सकते। देन अगर इस सारे को कंक्लूड करें, जो कि इन्होंने एक सिंगल ऑर्केस्ट्रेशन हब प्रोवाइड की है, तो ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, तो ये बेटर स्केलेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग मल्टीपल मॉडल्स एंड मल्टीपल सर्विसेज एट द सेम टाइम। और देन इनका पेपर जो है वो इंश्योर कर रहा है कि हाई अवेलेबिलिटी ऑफ द सर्विसेज रहेगा और सिंप्लीफाइड इंटीग्रेशन। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सॉर्ट ऑफ रोबस्टनेस को बैलेंस कर रहा है विद द एजिलिटी ऑफ द मैनी मॉडल्स। अच्छा, हमने कोर्स के अंदर ना टेंसरफ्लो एक्सटेंडेड को देखा है। आई गेस आप सब ने उसको, उस लेक्चर को तो काफ़ी हद तक खुद पढ़ा होगा। काफ़ी टाइम हो गया उसको दिए हुए, मतलब ऑलमोस्ट 1 वीक हो चुका है। तो टेंसरफ्लो एक्सटेंडेड में क्या चीज़ें थी?
टेंसरफ्लो एक्सटेंडेड क्या प्रोवाइड करता था? जी, एनीवन? सर मैं कैसे बताऊं, मेरा माइक ही नहीं चल रहा। फिर और यार। जी, चल रहा है आपका माइक? ओह 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 सर, सॉरी सर, सर मेरा बहुत ज़्यादा लैग्ड आउट है। जी, एनी अदर वन अच्छा सर, फ्रॉम? आप सर बेसिकली सिर्फ एक्सटेंडेड लाइब्रेरी कहती है स्केलेबल ट्रेनिंग के लिए। टेंसरफ्लो एक्सटेंडेड किस चीज़ के लिए था? सर वेट्स वगैरह अपडेट और मतलब वो बेसिक ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, सॉर्ट ऑफ कह सकते हैं काफ़ी हद तक। तो टेंसरफ्लो एक्सटेंडेड में एक्चुअल में हमने जो चीज़ें देखी थी वो ये थी कि आपके पास हम एंड टू एंड पाइपलाइंस के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, जिसमें डाटा इंजेक्शन कैसे होगी, उसको ऑटोमेट कैसे किया जा सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन की कैसे पार्ट होगा। हमने यहाँ पे स्टैट्स जैन, एग्जांपल जैन के जरिए डाटा वैलिडेशन वगैरह भी परफॉर्म किया भाई, जो कि ऑटोमेटिकली होती है स्कीमा जैन के जरिए। देन उसके अलावा ट्रेनिंग के पार्ट की बात करें तो वो टेंसर फ्लो की ही नोटबुक्स को हम यूज़ कर सकते हैं, और एवेल्युएशन की पार्ट की बात करें और सर्विंग के पार्ट की बात करें तो जो टेंसर फ्लो एक्सटेंडेड है वो कौन सी प्रॉब्लम से सॉल्व कर रहा था? वो सॉल्व कर रहा था डाटा क्वालिटी को, ट्रेनिंग को, कंटिन्यूस रीट्रेनिंग ऑफ द मॉडल उसको, और मॉडल वैलिडेशन को। जबकि ये जो इन्होंने प्रपोज किया है अ, इस पेपर के अंदर, दैट इज रिलेटेड टू ऑर्केस्ट्रेशन, इसके अंदर ज़्यादा फोकस ये रहा है कि जो डिप्लॉयमेंट और ओवरऑल लाइफ साइकिल की मैनेजमेंट फॉर मल्टीपल मॉडल्स और उनको स्केलेबल कैसे बनाना है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस है। जबकि टीएफएक्स का स्टैंडर्ड जो ज़्यादातर फोकस रहा है वो एंड टू एंड पाइपलाइन के ऊपर रहा है, उनको कंटिन्यू लर्निंग के ऊपर ज़्यादा फोकस रहा है। और सेकेंडली ये कि स्केलेबल ऑर्केस्ट्रेशन के अंदर हमने ये देखा है कि हम एक यूनिफाइड ऑर्केस्ट्रेशन हब प्रोवाइड कर रहे हैं कि जहाँ पे माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर कुबरनेटिस के ऊपर कैसे स्केलेबिलिटी को हैंडल करेगा और ऑब्जर्वेबिलिटी को कैसे हैंडल करेगा, ट्रेसेबिलिटी, ये दोनों आपस में कैसे कनेक्ट किए जा सकते हैं। तो टीएफएक्स हेल्प करता है आपके पास एमएल की पाइपलाइंस को बिल्ड करने के लिए, जिसमें हम ऑटोमेटेड ट्रेनिंग, वैलिडेशन और प्रोड्यूस करते हैं डिप्लॉयमेंट और डिप्लॉयबल मॉडल्स। जबकि ऑर्केस्ट्रेशन जो आर्किटेक्चर वो प्रोवाइड करता है कि आपके पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर की लेयर होगी जो कि डिप्लॉय मल्टीपल मॉडल्स को डिप्लॉय कैसे करना है, स्केलेबल कैसे बनाना है उनको, और उनको फिर मॉनिटर कैसे करना है और प्रोडक्शन लेवल, और फिर उनके ऊपर रेगुलेशंस वगैरह कैसे परफॉर्म करनी है। तो हम ये कह सकते हैं कि टीएफएक्स जो है वो हाई क्वालिटी मॉडल की प्रोडक्शन के ऊपर हेल्प करता है, जबकि जो ऑर्केस्ट्रेशन है वो उन्हीं मॉडल्स को इंटरप्राइज स्केल के ऊपर कैसे हैंडल किया जाएगा, एक मॉडल नहीं मल्टीपल मॉडल्स को या मैनी मॉडल्स को कैसे हैंडल किया जाएगा, तो उसके ऊपर फोकस करता है। ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, आपको ही बताएं। देखें, टीएफएक्स ये भी बात कर ली हमने कि टीएफएक्स कैसे कनेक्ट कर रहा है इसके साथ, तो ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। टीएफएक्स और स्केलेबल ऑर्केस्ट्रेशन। सर क्योंकि वो लिंक्ड है ना आपस में कि लाइक टीएफएक्स इज रिस्पॉन्सिबल कि आप मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं, और ऑर्केस्ट्रेशन के भी पार्ट में लाइक वो सारे मॉडल्स कंबाइन होके ये एक एप्लीकेशन के अंदर यूज हो रहे होंगे, तो दैट्स हाउ दे आर कॉम्प्लीमेंटिंग। जी बिल्कुल, काफ़ी हद तक कह सकते हैं, यही बात है कि देखें हमने टीएफएक्स, अगर ऑर्केस्ट्रेशन ना हो तो टीएफएक्स के अंदर जो आपने मॉडल्स बनाए उनको डिप्लॉय करना फॉर लार्जर स्केल वो काफ़ी मुश्किल होगा। लार्जर स्केल का मतलब है कि हंड्रेड्स ऑफ यूज केसेस के लिए, राइट। और अगर टीएफएक्स ना हो, जस्ट आप ऑर्केस्ट्रेशन को यूज़ करो, तो फिर आपके पास जो मॉडल की डेवलपमेंट है वो काफ़ी पुअर क्वालिटी की होगी और इनकंसिस्टेंट मॉडल होंगे, बिकॉज
TFX आपके पास डाटा क्वालिटी को और मॉडल की कंटिन्यूअल लर्निंग को हैंडल करता है। ठीक है, ये दोनों को अगर मिला लिया जाए, TFX को भी और स्केलेबल ऑर्केस्ट्रेशन को, तो हम ये कह सकते हैं कि जो TFX होगा वो इंश्योर करेगा मॉडल की करेक्टनेस और रिप्रोड्यूसिबिलिटी को, जबकि कुबरनेटिस का जो ऑर्केस्ट्रेशन वाला पार्ट है वो इंश्योर करेगा कि जो मॉडल जो डेवलप हुआ है उसको स्केलेबल कैसे बनाना है, और उसको उसकी जो गवर्नेंस है, उसकी ट्रेसिबिलिटी जो है, ट्रैकिंग वगैरह, मॉनिटरिंग वगैरह, लॉगिंग वगैरह वो कैसे होगी। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं अगर ये दोनों को यूज़ करें तो हमारे पास बेटर पाइपलाइन वो डिज़ाइन की जा सकती है। ठीक है, जहाँ पे इश्यूज लाइक डेटा ड्रिफ्ट नहीं आएंगे, मॉडल को स्केलेबल कैसे करना है, देन अगर आपके पास मल्टीपल क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट आ रही हैं फॉर प्रोडक्शन, तो उनको कैसे हैंडल करना है, प्रोडक्शन के अंदर कोई चीज़ चेंज की उसको रेप्लिकेट कैसे करना है, तो ये सारा कुछ हम कह सकते हैं कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जी, आज के लिए यही था। आपके अब सवालात हैं तो पूछें रिलेटेड टू आज का लेक्चर।